करेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोलॉजी का पहला चैप्टर। इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे पास डाइवर्सिटी है वो किस लेवल पे है, हर लेवल पे है। डाइवर्सिटी छोटे से छोटे लेवल से लेकर के बड़े से बड़े लेवल तक है। अब सबसे छोटा लेवल क्या हो सकता है? सबसे छोटा लेवल हो सकता है मैक्रो मॉलिक्यूल, यानी लाइफ की स्टार्टिंग हो गई मैक्रो मॉलिक्यूल से। अब आप बोलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल क्यों बोला गया? वायरस के चक्कर में। वायरस किसका बना है? प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, यानी प्रोटीन की कोटिंग होती है और न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल से स्टार्टिंग हुई, फिर सेलुलर लेवल पे आ गए, फिर टिश्यू लेवल पे आ गए, फिर ऑर्गन्स लेवल पे आ गए, फिर उसके बाद इंडिविजुअल लेवल पे आ गए। रियली देखा जाए तो पहले मैक्रो मॉलिक्यूल, फिर सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन और फिर इंडिविजुअल बन गया, यानी कोई इंडिविजुअल बन गया। अब इंडिविजुअल जब कलेक्ट हुए, जब हम लोग इकट्ठा हुए, हम सब इंडिविजुअल है, तो क्या बन गया? पॉपुलेशन। और जब बहुत सारी पॉपुलेशन, जैसे माइक्रोब्स की पॉपुलेशन, प्लांट की पॉपुलेशन, एनिमल की पॉपुलेशन जब इंटीग्रेट करी यानी कि जुड़ी, तो बन गया क्या? कम्युनिटी। यानी कितने टाइप की कम्युनिटी अपने आसपास है? 3 टाइप की, एक एनिमल्स की, एक प्लांट की और एक माइक्रोब्स की। ये तीनों टाइप की कम्युनिटी है, अवेलेबल है हमारे आसपास। अच्छा, जब कम्युनिटीज जब जुड़ती हैं तो क्या बन जाता है? पूरा इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। यानी हमसे प्लांट को फायदा है, प्लांट्स को हमसे फायदा है, माइक्रोब्स को हमसे फायदा है, माइक्रोब्स से हमको फायदा है, माइक्रोब्स से प्लांट को फायदा है, प्लांट को माइक्रोब्स से फायदा है। म्यूचुअल एंड कम्युनिकेशन चल रहा है, यानी पूरा सिस्टम बन गया। इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। और सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या कहलाता है? बायोम। और सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है? बायोम। यानी उस अगर ये ऑप्शन में दिया हो और बायोस्फीयर ऑप्शन में दिया हो तो क्या होगा? तो बायोस्फीयर होगा। बायोस्फीयर में 3 चीजें आती, पानी वाली लाइफ यानी हाइड्रोस्फीयर, लैंड वाली लाइफ लिथोस्फीयर, और एटमॉस्फेयर वाली लाइफ तो एटमॉस्फेयर। तो 3 चीजें मिलकर के बायोस्फीयर बनाती हैं। कोई भी लेवल हो, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का कोई भी लेवल हो, तो 2 टाइप के क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए। पहला क्वेश्चन, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है। जैसे मैं आपको बोलूं, एनसीईआरटी ने पूछा है बुलबुल सॉन्ग क्यों गाती है। फिर क्वेश्चन पूछा है बुलबुल सॉन्ग कैसे गाती है। तो बुलबुल सॉन्ग क्यों गाती है? ताकि वो एक मेटिंग कॉल है, वो अपने अपोजिट पार्टनर को बुलाने के लिए कि मीटिंग पीरियड है, ब्रीडिंग करके अपनी जनसंख्या को कंट्रोल किया, मतलब वो जनसंख्या को मेंटेन किया जाए। एक तो ये था। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या था? दूसरा सबसे बड़ा कारण है कैसे गाती है, तो वो अपने वोकल कॉर्ड से गाती है। और बर्ड्स में वोकल कॉर्ड्स को क्या कहते हैं? सायरिंग्स कहते हैं, लैरिंग्स नहीं, सायरिंग्स। अपने अंदर क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। अच्छा, लेकिन फ्रॉग के अंदर पता क्या होता है? लैरिंगो ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। हमारे पास लैरिंग्स अलग है, ट्रैकिया अलग है, उनके पास लैरिंगो ट्रैकियल चैम्बर पाया जाता है। फ्रॉग के लिए एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बता दिया मैंने आपको। तो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि बुलबुल की सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग में क्यों होती है, और हाउ डज द बर्ड सिंग, एक तो ये आ गया, एंड व्हाई डज द बर्ड सिंग, क्यों और कैसे। तो एक जो क्वेश्चन है हाउ वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि हाउ वाला जो क्वेश्चन है वो हमें जानकारी देगा मैकेनिज्म जो उसके पीछे छुपी हुई है, मैकेनिज्म की। और जो वाई वाला क्वेश्चन है वो हमें जानकारी देगा उस प्रोसेस के सिग्निफिकेंस की। तो मैकेनिज्म किससे मिलेगा? हाउ वाले से कि वाई वाले से? और वाई वाले से क्या मिलेगा? सिग्निफिकेंस। इसी तरह से देखो, इसने बोला है वॉइस बॉक्स से निकालती है और वाइब्रेटिंग बोन होती है, यानी उसको सायरिंग्स बोलना चाहिए, ठीक है। वेयर एज द सेकंड क्वेश्चन का आंसर है बर्ड नीड टू कम्युनिकेट विद इट्स मेटिंग ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, यानी वो ब्रीडिंग सीजन में अपने अपोजिट पार्टनर को कॉल कर रही है मेटिंग के लिए। फिर कह रहा है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अपने माइंड में आएंगे, ठीक है। क्यों रात के फूल हमेशा व्हाइट ही क्यों होते हैं? यानी चंपा, चमेली और भी बहुत सारे फूल होते हैं, व्हाइट होते हैं, देखा होगा, और बहुत खुशबूदार होते हैं। कारण ये अंधेरे में आसानी से डायग्नोस हो सके, और दूसरी बात खुशबू से कीड़े मकोड़े जल्दी से अट्रैक्ट हो सके। तो 2 कारण हैं, क्लियर। फिर लिखा हुआ है कि हाउ डज बी नो, यानी मधुमक्खियां कैसे पता लगा लेती है इस फूल में ही नेक्टर है, इस फूल में नेक्टर नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं और वो टकरा के उनकी आंखों में चली जाती है, यानी दे कैन सी अल्ट्रावायलेट रेज, जबकि हमारे पास ये एबिलिटी नहीं है। सारी क्षमताएं क्या हमारे ही पास है? क्या नहीं, हमारे पास हमारी क्षमता है, वो दूसरों के पास नहीं है, दूसरों के पास कुछ और कैपेबिलिटीज है जो हमारे पास नहीं है।
देखिए कुछ कुछ जीव जंतु ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं, हम कलरफुल देखते हैं, है ना। कुछ जीव जंतु सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, वी आर द ओनली पर्सन जो हम लोग सेल्फ कॉन्शियस है। इसी तरह से इनमें जो खूबी है यूवी रेस को देखने की, वो हमारे पास नहीं है। यूवी रेस जहां नेक्टर होगा वहीं से टकरा के वापस आ जाता है, जिनमें नेक्टर नहीं होगा उनमें टकरा के वापस नहीं आएगा। तो दे कैन सी यूवी रेस विद द हेल्प ऑफ देयर आईज, कंपाउंड आई, क्योंकि ये इंसेक्ट में कौन सी आई होती है, कंपाउंड आई। Why does the cactus have thorn? कैक्टस में कांटे क्यों होते हैं? दो कारण है। एक तो क्या है, सुरक्षा करने के लिए, लेकिन कैक्टस पाया कहां जाता है, डिजर्ट में। तो कैक्टस के कांटे पाए जाने का कारण क्या है? कैक्टस में कांटे पाए जाने का मेन कारण है क्या, कि वाटर लॉस को रोकना, वाटर लॉस को रोकना। कह रहा है कि चिक रिकॉग्नाइज हर ओन मदर। आपने देखा होगा एक बछड़े को छोड़ दो, चलो बछड़े को छोड़ दो, वो अपनी मदर को पहचान लेगा, मतलब मदर काऊ को पहचान लेगा। 100 गायें हैं, 1000 गायें हैं, लेकिन बच्चा अपनी माँ को पहचान लेता है। ऐसे ही देखो स्कूल छूटता है तो जो बच्चे निकलते हैं, तो बच्चे एक एक करके वहां पे इकट्ठा कर लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे को कोई भी ले जा सकता है बहला के फुसला के। तो स्कूल क्या करते हैं, उनको लॉबी में छोड़ देते हैं। अब जब उनके गार्जियन आते हैं तो बच्चा खुद ही दौड़ा दौड़ा चला जाता है, मेरी मम्मी आ गई, मेरे पापा आ गए, पहचान लेता है ना। वैसे ही बछड़ा या बछिया जो भी होती है, वो अपने मदर काऊ को पहचान लेती है। इसी तरह जो चूजे होते हैं, चिक चूजे जो होते हैं, वो अपने उसको मुर्गी को पहचान लेते हैं, अपनी मदर को पहचान लेते हैं। उसके लिए विशेष तरह की उसमें बनावट होती है, इन्फ्रिंजिंग होती है, ठीक है ना। जैसे हम लोग में विशेष तरह की बनावट है। गाय हम लोग को देखती होगी तो उसको लगता होगा सारे इंसान तो एक ही जैसे हैं, है ना, सारे इंसान की शक्ल एक ही जैसी है, लेकिन वो हम आप फील कर पाते हैं कि हम लोगों के अंदर क्या है, क्योंकि एक स्पीसीज अपनी इंडिविजुअल को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेता है। ऐसे सारी गायें अलग अलग होती हैं, हमको एक जैसी लगती हैं, पर उनमें फीचर्स अलग होते हैं, उनमें इन्फ्रिंजिंग्स अलग होती है, उनके क्वालिटीज अलग होती है, हाइट अलग होती है, उससे उनको पहचान लिया जाता है, राइट। अब इन्होंने क्या बोला कि हम दो चीजों की बात करेंगे, हम बात करेंगे इकोलॉजी की। अब इकोलॉजी की पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोलॉजी? द इंटरेक्शन ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, ठीक है ना, द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर विद देयर एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसी को बोलते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इज द सब्जेक्ट विच स्टडी द इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे आपके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, हमारे दूसरी प्रजातियों के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है, प्लस हमारा एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्शन चल रहा है, इन सब को मिला के बोलते हैं क्या, लिखा है ना, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। तो हमारा आपस में जो इंटरेक्शन चल रहा है, और जो हमारा दूसरों से इंटरेक्शन चल रहा है, और जो हमारा एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन चल रहा है, इन तीनों के इंटरेक्शन को ही मिला के बोलते हैं क्या, इकोलॉजी। और इकोलॉजी को हम 4 लेवल पे पढ़ेंगे। पहला ऑर्गेनिज्म लेवल पे, दूसरा पॉपुलेशन लेवल पे, तीसरा कम्युनिटी लेवल पे, और चौथा बायोम लेवल पे। तो कितने लेवल पे पढ़ेंगे? और इसमें तो दो ही चीजें पढ़ाई गई हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, अच्छा आपने देखा होगा सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात आती है, स्प्रिंग सीजन आता है, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हमारी पृथ्वी जो है वो टिल्टेड है। टिल्टेड का मतलब झुकी हुई है, एक तरफ झुकी हुई है। आपने देखो ना, ग्लोब है, हमारे ऑफिस में ग्लोब रखा हुआ है, ऐसा सीधा सीधा है कि ऐसे तिरछा है? आपने देखो कहीं भी किसी भी ऑफिस में, स्कूल में भी रखा होता है, ऐसे तिरछा होता है, क्योंकि हमारी अर्थ जो है टिल्टेड है, झुकी हुई है, हल्की सी कुछ एंगल पे झुकी हुई है। नंबर 2, हमारी अर्थ चक्कर काट रही है, सिर्फ अपनी ही एक्सिस पे नहीं घूम रही है, बल्कि सन के चारों तरफ भी घूम रही है। मतलब हमारी अर्थ ऐसे तो घूम ही रही है, लेकिन ऐसे घूमने के साथ साथ मान लो बीच में सन है तो चारों तरफ राउंड भी मार रही है। यानी कि इसी कारण हमारी जो मौसम है वो चेंज होता है। इसी कारण मैप और मैट चेंज होता रहता है। मैट का मतलब होता है मीन एनुअल टेम्परेचर, और मैप का मतलब होता है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। तो इसी कारण चेंज होता है, यही लिखा है यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, ये आवर प्लेनेट वी हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेस, यानी हमने शुरू में ही पढ़ा, बचपन में ही पढ़ा था कि जो रोटेशन है हमारे प्लेनेट का अराउंड द सन भी है, और हल्का झुका भी हुआ है अपने एक्सिस पे, इसी कारण एनुअल वेरिएशन आता है, ठीक है ना। और इसी कारण टेम्परेचर में चेंज होता है, और डिस्टिंक्ट सीजन आते हैं, यानी सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत ऋतु, ये सारे आते हैं। दीज वेरिएशन टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, बोलते हैं ये वेरिएशन प्रेसिपिटेशन में भी आएगा, और टेम्परेचर में तो आ ही रहा है, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है कि इससे प्रेसिपिटेशन में क्या आता है, रेन की, स्नो की, दोनों, यानी ठोस पानी की, लिक्विड वाला पानी की, दोनों आएगा।
दोनों आएगा, पानी तो चाहे ठोस हो चाहे लिक्विड फॉर्म में हो, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। और इन्होंने बोला इसी कारण डिजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, टैगा ये सब मेजर बायोम बन जाते हैं। अच्छा, अब यहां से क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन कहां देखने को मिलता है? देखो आप बताओ, सबसे ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन कहां देखने को मिल रहा है? ग्रासलैंड। देखो ये टेम्परेचर यहां पर 0 के ऊपर है और यहां देखो 25 के ऊपर चला गया, ठीक है। उसके बाद कहां मिलता है? डिजर्ट में। उसके बाद मिलता है डिजर्ट में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है? ये देखो, यहां देखो, ये 450 के करीब है और ये देखो यहाँ पे 150 के आसपास है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, इसका पूरा नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा टेम्परेचर में वेरिएशन कहां आया? ग्रासलैंड। उसके बाद कहां आया? डिजर्ट में। सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन कहां पे हो रहा है ना? सबसे कम प्रेसिपिटेशन कहां हो रहा है? डिजर्ट में। सबसे कम बारिश कहां होती है? डिजर्ट में। अच्छा, सबसे लीस्ट टेम्परेचर कहां पे है? आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा में। आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा में। तो यहां से ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। एक बार शेड्यूल, एक अभी वो आया था ना जो नीट का वो आया हुआ है सिलेबस, उसमें चेक करिए जरा ऑर्गेनिज्म है कि नहीं, तो उस पर मेहनत की जाए। चेक करिए ऑर्गेनिज्म है कि नहीं। तब तक सुनिए, दो तरह के वेरिएशन आते हैं। एक आता है कौन सा? रीजनल, और एक आता है कौन सा? लोकल। जैसे अभी यहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, काकादेव का लोकल टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, लेकिन आप वहां जाइए जहां पेड़ पौधे बहुत है, गार्डन में, तो वहां का लोकल टेम्परेचर कुछ और होगा। तो लोकल, एक तो लोकल वेरिएशन होता है और दूसरा रीजनल, यानी पूरे कानपुर का एक मीन टेम्परेचर होगा। तो दोनों टेम्परेचर, और चाहे लोकल हो चाहे रीजनल हो, बायोम को वो क्या होता है? वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट तैयार करता है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में बस पॉपुलेशन है, बस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट लिखा भी है वैसे, यानी इन्वायरमेंट में तो सब आ जाएगा। तो क्या बोला गया है? यानी दो चीज मिलकर के हमारा हैबिटेट डिसाइड करती है। आप बताओ। अच्छा, अगर आपको, जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वो ठंडी जगह पे रह रहे हैं, हम लोग जहां पे रह रहे हैं वहां डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटी आती है। जो लोग साउथ इंडिया में रह रहे हैं वो क्या होता है? गर्म देश में रह रहे हैं। जो लोग यूरोपियन कंट्री में रह रहे हैं वो बहुत ठंडे देश में रह रहे हैं। वहां हमेशा, इस समय भी अगर आप वहां जाओ, यूक्रेन, रसिया, या आप आसपास के जो यूरोपियन कंट्रीज है, पोलैंड, वहां जाइए तो आपको बर्फ मिल रही होगी। मतलब गर्मी में चिल्ड एकदम बर्फ गिर रही है, आपकी कार रात को खड़ी करो, सुबह कार ढक जाएगी इतनी मोटी चादर से, और उसको साफ करना होता है, बड़ा टफ काम है। बर्फ में भी जीना सबसे टफ काम है। लगता है बड़ी मस्त लाइफ है, एक आध दिन रहो तो मस्त लाइफ होती है, अगर रहने लगो तो फिर वो मुसीबत बन जाती है। तो वहां मुसीबत हो जाती है। क्या होता है? कार जब रोड पे ले जाते हैं, बर्फ के कारण फ्रिक्शन लेस हो जाती है, कारें आपस में टकरा जाती हैं, रोज आए दिन एक्सीडेंट होता है, खाई में गिर जाती है ना। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो मेजर बायोम जो इंडिया का है वो ऊपर दिखाया गया था। हमारे प्लेनेट पर लाइफ कहां पे पॉसिबल है? फेवरेबल स्पॉट पे कि अनफेवरेबल पे कि दोनों जगह पे? मतलब जहां लाइफ नहीं पॉसिबल है ना, वहां पे भी लाइफ पाई जाती है। अच्छा, आप सोचो, क्या हम लोग के अंदर लाइफ पॉसिबल है? नहीं, लेकिन फिर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वायरस पाए जाते हैं, है ना, और भी हेलमिंथीज पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे फंजाई पनप जाते हैं। तो जहां लाइफ नहीं पॉसिबल है ना, वहां भी लाइफ है। आपके गीजर में, गीजर जो पानी खौलता हुआ रहता है, उसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। यानी क्या होता है? इसी तरह से लाइफ जहां पे आप सोचते नहीं हो वहां पे भी पॉसिबल है। देखो क्या लिखा है, लाइफ फेवरेबल हैबिटेट्स में भी पॉसिबल है और एक्सट्रीम में भी पॉसिबल है, हार्श हैबिटेट में भी पॉसिबल है। तपते हुए राजस्थान के रेगिस्तान में भी है, और जो मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे भी लाइफ है। लिखा है ना, ये रेन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, वहां पे भी लाइफ है। डीप ओशियन ट्रेंच, मतलब गहरे गहरे समुद्रों में भी लाइफ है। टोरेंटल स्ट्रीम, जहां ज्वार भाटा उठ रहे हैं, जहां लहरें उठ रही हैं, वहां पे भी लाइफ है। ठीक है। परमाफ्रोस्ट पोलर पॉइंट, यानी जहां परमानेंट बर्फ जमी हुई है चोटियों पे, वहां पे भी लाइफ है। अच्छा, फिर हाई माउंटेन टॉप्स पे भी लाइफ है। अच्छा, फिर बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग में भी लाइफ है, यानी पानी खौल रहा है जहां पे, वहां पे भी लाइफ है। स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट,
यानी कहीं गड्ढा है, वहां कुछ वो पेड़ पौधों की पत्तियां गिर गई या कोई चीज सड़ रही है, वहां पे भी लाइफ है। ये कुछ नेम दिए हुए हैं, ठीक है। इवन हमारे इंटेस्टाइन में भी यूनिक हैबिटेट है, और वो भी हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स पाई जाती है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, कितनी स्पीसीज? 1000 की हंड्रेड्स। एक मुट्ठी में कितने बैक्टीरिया? हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया। वही बात याद रखो, हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स पाई जाती है। सोचो हमारी इंटेस्टाइन में एक नहीं, दो नहीं, हंड्रेड्स। हंड्रेड्स का मतलब ये नहीं होता केवल 100, हंड्रेड्स, हंड्रेड्स है ना, सैकड़ों। हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले फिगर से, वैसे चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसके बारे में फिगर ये बहुत कम आता है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो समझ में नहीं आता। ये जो है ए क्या है, देखो ए क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ए है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये घने जंगल है जहां बारिश होती रहती है। ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है, डेसिडुअस मतलब पतझड़ वाला, पतझड़ जहां पत्तियां झड़ जाती साल में एक बार। ये तो साफ दिख रहा होगा क्या है, ये डिजर्ट है, देखो रेगिस्तान रेगिस्तान रेगिस्तान, बहुत कम पौधे होते हैं डिजर्ट में। अच्छा ये देखो, ये ओशियन है, ओशियनिक लाइफ है, यानी क्या, सी कोस्टल लाइन एरिया, सी कोस्टल लाइन एरिया। अब इन्होंने क्या बोला, व्हाट इज द की एलिमेंट जो वेरिएशन शो करते हैं, लीड टू मच वेरिएशन इन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। मतलब जब हमारा हैबिटेट बदलता है तो कौन कौन से ऐसे की एलिमेंट हैं जो उन्हें अफेक्ट करते हैं? 4 की एलिमेंट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यानी क्या, हर जगह जाने पे मिट्टी बदल जाती है, हर जगह जाने पे लाइट कहीं कम है कहीं ज्यादा। अच्छा जो ठंडे देश है, क्या लगता है वहां लाइट कम मिलती है कि ज्यादा मिलती है? कम मिलती है। देखा होगा सर्दी में हमारे यहाँ पे लाइट कम मिलती थी, कुछ घंटों के लिए होती थी लाइट, उसी को बोलते दिन छोटा हो गया, है ना। अभी क्या होगा, गर्मी आ रही है, 7 बजे सनसेट होगा, फिर 7:30 बजे होगा, कभी कभार तो 7:45 तक चला जाएगा, दिन बहुत लंबा होने लगता है, और 5 बजे सनराइज हो जाता है। सनराइज अर्लियर होगा और सनसेट देर में होगा, ठीक है ना। तो लिखा वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको-केमिकल, या फिजिको-केमिकल किसको बोला है? एबायोटिक को। यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि फिजिको-केमिकल कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ वही हमारे को अफेक्ट नहीं करते, हमारे हैबिटेट को और या ऑर्गेनिज्म को कंप्लीटली। हैबिटेट के अंदर कहना क्या चाह रहा है, हैबिटेट को सिर्फ और सिर्फ कौन अफेक्ट करता है? एबायोटिक? तो ऐसा नहीं है, बायोटिक भी अफेक्ट करते हैं, हम लोग भी तो हैबिटेट को अफेक्ट कर रहे हैं, दोनों मिल करके अफेक्ट कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट ऑल्सो, यानी कि हैबिटेट के अंदर एबायोटिक ही है ऐसा नहीं है, बायोटिक भी है, ये बात सही है। बायोटिक में कौन आएगा? जो जिंदा है, जैसे पैथोजन, जैसे पैरासाइट, जैसे प्रेडेटर, जैसे कॉम्पिटिटर, ये सारे हैं। और ये आपस में लगातार क्या कर रहे हैं? इंटरेक्शन, जिसको हम आगे समझेंगे। उसी इंटरेक्शन को बोला गया था, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, म्यूचुअलिज्म। दोनों को प्रॉफिट, एक को प्रॉफिट दूसरे को लॉस, पैरासिटिज्म या प्रेडेशन। दोनों को नुकसान हो रहा है, एमेंसलिज्म। एक को प्रॉफिट एक को कोई नुकसान नहीं हो रहा, कॉमनसलिज्म, है ना। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे इंटरेक्शन को पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं हम लोग। कह रहा है समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे समय बीतता है, ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन। जैसे जैसे समय बीतता है ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन। और उसके अंदर क्या होता है? एडेप्टेशन आ जाता है, ताकि वो वहां सरवाइव कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके। आपने पूरा इवोल्यूशन वाले चैप्टर में यही तो पढ़ा है कि हर पॉपुलेशन में वेरिएशन आता है, उसी वेरिएशन की मदद से उसका नेचुरल सिलेक्शन होता है। और नेचुरल सिलेक्शन का मतलब हो गया वो उस एनवायरनमेंट में फिट है, और अगर वो इस एनवायरनमेंट में फिट है तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वर्ड बोला था, यानी सर्वाइव वही करता है जो फिट होता है। अच्छा जो फिट है उसका एडेप्टेशन होगा, जो फिट नहीं है वो गायब हो जाएगा, तो सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा। इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फिटनेस या डार्विन फिटनेस। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, यानी मेजर एबायोटिक फैक्टर, देखो एनवायरनमेंट लिखा हुआ है आपके जो अभी सिलेबस इन्होंने दिखाया उसमें लिखा हुआ ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब ये एनवायरनमेंट में ये सारा आएगा। एनवायरनमेंट क्या है, एबायोटिक है कि बायोटिक? हाँ तो एनवायरनमेंट भी आएगा। सबसे पहला फैक्टर कौन सा होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से? आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पानी है? नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसके, क्या है? टेम्परेचर। क्यों? टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट की एलिमेंट है। क्यों? टेम्परेचर जो होता है वो मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है, यानी सबसे ज्यादा इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे? आप देखो एवरेज टेम्परेचर जो होता है लैंड पर वो वेरी करता रहता है हर सीजन के अकॉर्डिंग, और जनरली अगर आप इक्वेटर ये रहा और पोल ये रहा,
ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये पोल है, दो पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर टेम्परेचर डाउन होता है, या फिर हम प्लेन से माउंटेन्स पे जाएं तो भी टेम्परेचर डाउन होता है। अब बताओ शिमला में इस समय क्या पड़ रहा होगा? गर्मी की सर्दी, सर्दी पड़ रही होगी। और जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तो वहां भयंकर सर्दी होती है। आप अप्रैल मई जून जुलाई में भी जाओ ना, तो वहां पे हाफ स्वेटर, शाम को हो सकता है फुल जैकेट। अभी मैं गया था वहां जम्मू, तो अभी मैं जम्मू गया था अभी छुट्टियों में, तो वहां पे हम लोग को जैकेट पहनना पड़ा, इतनी सर्दी थी। और जब हम लोग टॉप पे गए वहां पे माता रानी के दरबार नहीं है वहां, वैष्णो देवी, तो वैष्णो देवी गए तो वहां पे टॉप पे इतनी सर्दी थी, इतनी सर्दी थी कि हाथ पैर ठंडे हो गए। तो देखा था मैं, खांसी आने लगी बीच में, कफ जम गया। तो सोचो क्या होता है कि मतलब इस समय यहाँ गर्मी पड़ रही थी, अभी तो गया तो अभी छुट्टियों में कितने दिन हुआ है, तो उस समय यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, वहां सर्दी पड़ रही थी, लेकिन मुझे माइंड मेकअप था मेरा कि वहां सर्दी पड़ रही होगी, तो हम लोग जैकेट ले गए, हमारे सिस्टर्स लोग वुलन कपड़े ले गए, है ना, तो बच गए। सोचो एक ही जैकेट ले गए थे लेकिन बच गए। तो कहने का मतलब है एक आइडिया था कि हाँ हमें रहना ही 2-3 दिन था। तो इकोलॉजिकली क्या समझ में आया कि जब आप प्लेन से माउंटेन्स पे जाते हो, यानी ऊंचाई पे जाते हो, तो टेम्परेचर घटेगा कि बढ़ेगा? रटने से बेहतर है समझो, क्या घटेगा कि बढ़ेगा? और यहां पर देखो, यहां से फिर ऊंचाई पे जा रहे हो, यहां से देखो फिर ये ऊंचाई ही समझो उसको, है ना। तो यहाँ पे बर्फ है, यहाँ पे क्या है? प्लेन। क्या हमारे यहाँ बर्फ है? नहीं। क्या यहाँ बर्फ है? नहीं। लेकिन यहाँ बर्फ होती है, यहाँ बर्फ होती है। कुछ हिस्सों में जम्मू के अभी भी बर्फ पड़ रही है, कुछ हिस्सों में देखा था बीच में भी, मार्च में थोड़ी सी सर्दी पड़ी थी 2 से 3 दिन, वो क्या बर्फबारी हुई थी उत्तराखंड में, शिमला में, जम्मू कश्मीर में। तो उसका उसका जो ठंडक होती है वो यहां तक आती है हवाओं के थ्रू, ठीक है ना। तो देखिए क्या समझ में आया कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बारी, तो इसको भूलिएगा नहीं। देखो किधर से किधर जाने पे टेम्परेचर घट रहा है, इक्वेटर टुवर्ड्स पोल और प्लेन टू माउंटेन, प्लेन टू माउंटेन, ये देखो इसलिए बना के बता दिया। अच्छा कई कई जगह पे तो टेम्परेचर माइनस में है, यानी क्या? इट रेंज फ्रॉम सब जीरो, सब जीरो का मतलब जीरो से बिलो है। आप इस समय स्विट्जरलैंड कभी जाओ, स्विट्जरलैंड में जाइए तो गर्मी में, भयंकर गर्मी में वहां जाइए, तो वो तो यूरोपियन कंट्री में है, यूरोप में तो वैसे ही मैंने बोला कि बहुत बर्फ पड़ती है, तो स्विट्जरलैंड में तो बहुत ज्यादा ही बर्फ पड़ती है। सबसे चिल्ड जो है वो स्विट्जरलैंड है, सबसे चिल्ड। हालांकि उससे भी चिल्ड है वो एंटार्क्टिका, लेकिन वहां कोई रहता नहीं है, वो उतने लो टेम्परेचर पे सर्वाइवल ही नहीं है, आपका ब्लड जम सकता है ना। सियाचिन बहुत ठंडा है, लेकिन स्विट्जरलैंड उससे भी ठंडा है, लेकिन वहां ऐसा एनवायरमेंट बना लिया लोगों ने कि वहां लोग रह रहे हैं, बहुत छोटा सा देश है। तो इट रेंज फ्रॉम द सब जीरो, सब जीरो है कहीं कहीं पे पोलर एरिया पे, और कहीं कहीं पे टेम्परेचर 50 से भी ज्यादा है। स्पेशली कहां पे ज्यादा होगा? रेगिस्तान में। अच्छा आपने सुना होगा कि सहारा डिजर्ट, सहारा डिजर्ट हॉट डिजर्ट है कि कोल्ड डिजर्ट है? हॉट डिजर्ट है, टेम्परेचर 55 56 57 58 डिग्री। छोड़ो आप वो, तो आप सहारा डिजर्ट तो दूर चले गए, आप अपने रेगिस्तान राजस्थान में जो रेगिस्तान है वहां टेम्परेचर गर्मियों में 57 58 58 पहुंच जाता है। वो छोड़ो, अभी इस साल जो पिछला साल गया है 2024, यहां कानपुर का टेम्परेचर 50+ था कुछ दिनों के लिए। लोग बड़े आश्चर्य पड़ गए थे कि बहुत गर्मी पड़ेगी, इस बार और भी पड़ेगी। क्यों? धीरे धीरे इन्वायरमेंटल चेंज हो रहे हैं, इसीलिए तो आपका एक चैप्टर था अब हट गया है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, उसमें ये सब बताया गया कि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, उसमें मीटिंग्स होती है बहुत सारे गवर्नमेंट्स की, और वो डिसाइड करते हैं कि हमको इनको कैसे कम करना है। इसीलिए तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है। टेम्परेचर क्या करेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा? इतना ज्यादा धुआं निकल रहा है, गर्मियों में हीट निकलता है, एसी से इतना सारा हीट निकलता है, वो सारा हीट जा कहां रहा है? जा तो इन्वायरमेंट में ही रहा है ना, यूनिवर्स में ही जा रहा है ना। तो यूनिवर्स क्या हो रहा है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में, कि यूनिवर्स की डिसऑर्डरनेस बढ़ती जा रही है, इंट्रोपी शायद बढ़ रही है ना, इंट्रोपी बढ़ रही है। और वो इसमें भी लिखा है, इस चैप्टर में भी है, आगे अगले वाले में।
तो लिखा हुआ है समर में 50 से भी ज्यादा टेम्परेचर रेगिस्तान में पहुंच जाता है। देयर आर हाउ यूनिक हैबिटेट, बोलते हैं इसका मतलब कितने सारे हैबिटेट हमारे पास, बहुत सारे यूनिक हैबिटेट्स हैं, जैसे थर्मल स्प्रिंग और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट। यानी थर्मल स्प्रिंग मतलब खौलता पानी, डीप सी मतलब काफी गहराई में जो पानी निकलता है नीचे से, वो वहां एवरेज टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है। और याद करो यहां कौन सा बैक्टीरिया रहता है, वहां आर्की बैक्टीरिया रहता है। वो नहीं, उसका एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम है थर्मो एसिडोफिल। और याद करो उसी का एक एग्जांपल है थर्मो एसिडोफिल का थर्मस एक्वेटिकस, और उसी से हमने निकाला था टैग पॉलीमरेज। और याद करो टैग पॉलीमरेज अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा है। टैग पॉलीमरेज का क्या एप्लीकेशन था, पीसीआर। पीसीआर का पूरा नाम किस व्यक्ति ने खोजा था, कैरी मुलिस। और कितने पार्ट होते हैं उसमें, 3। और याद करो अभी कल भी पढ़ा है, पीसीआर इज द रूटीन टेस्ट फॉर एचआईवी। और पीसीआर से हम कम डीएनए को भी एम्पलीफाई करके ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं, राइट, कल भी पढ़ा था, क्वेश्चन भी किया था इस पे। जनरल नॉलेज अबाउट मैंगो ट्री, कहता है जनरल नॉलेज के लिए जान लो मैंगो ट्री इन कंट्रीज में, कनाडा बहुत ठंडा है, जर्मनी ठंडा देश है, ठीक है ना, यहां कभी नहीं पाया जाता मैंगो ट्री। क्यों? मैंगो कहां उगता है, भारत में, भारत का है। और कब उगता है, गर्मियों में। तो मैंगो भारत का है, जहां जहां गर्मी पड़ती है वहां पे उगता है, ठीक है। इसीलिए कनाडा और जर्मनी जैसे देश में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये ठंडे देश हैं। देखो टेम्परेट का मतलब ठंडक होता है और ट्रॉपिकल का मतलब होता है गर्म देश। तो हमारा देश कैसा है, ट्रॉपिकल। स्नो लिपर्ड जो होता है वो केरला में कभी नहीं पाया जाता। कहां रहता है स्नो लिपर्ड, कहां रहता है, अरे नाम से देखो ना कहां रहता है, स्नो में, बर्फीले क्षेत्रों में। तो स्नो लिपर्ड यहाँ केरला जैसे गर्म देश में क्या, गर्म जगह पे क्या करेगा, तो स्नो लिपर्ड कभी केरला में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसी तरह टूना फिश जो है रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल, यानी ये गर्म देश पे रहती, गर्म जगहों पे रहती, ट्रॉपिकल में। तो जैसे ये ट्रॉपिकल एरिया है, यहाँ पे टूना फिश है मान लो, तो ये इस जगह से बियॉन्ड बहुत रेयर पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ का पानी ठंडा है, यहाँ का पानी गर्म है, तो गर्म वाले में पाई जाएगी, लेकिन इसके बियॉन्ड रेयरली पाई जाएगी। क्या लिखा हुआ है, टूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। कह रहा है यू रेडिली एप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज द इफेक्ट ऑफ काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम। बोलते हैं आप टेम्परेचर को इतना महत्व क्यों दे रहे हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर नहीं होता तो हमारे एंजाइम जो हैं वो काम नहीं करते। टेम्परेचर अगर नहीं होता तो हमारे एंजाइम काम ही नहीं करते। क्यों? टेम्परेचर लो हो जाएगा, हमारा एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा। टेम्परेचर हाई हो जाएगा, हमारा एंजाइम डीनेचर्ड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यही कारण है, देखा होगा सर्दी में लोग मर जाते हैं तो गर्मी में भी लोग मर जाते हैं। सर्दी में इसलिए मर जाते हैं, एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म जब लिमिट से ज्यादा कम हो जाता है तो डेथ हो सकती है। और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म 0 हो जाएगा, बिल्कुल लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज द इफेक्ट ऑफ काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम की काइनेटिक्स है वो यही कंट्रोल करता है, टेम्परेचर। और अगर एंजाइम की काइनेटिक्स कंट्रोल होगी तो क्या कंट्रोल होगा, बीएमआर। एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन चलाता है, रिएक्शन का नाम मेटाबॉलिज्म। और जो बिल्कुल बेसिक वाली रिएक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं, बीएमआर। मतलब जिंदा रहने के लिए जितना मिनिमम मेटाबॉलिज्म होना चाहिए वो, अरे मान लो हम 8-10 दिन नहीं खाएं तो क्या हम मर जाएंगे, नहीं, लेकिन तब भी हम जिंदा रहेंगे। तो हमारी बीएमआर जो रेगुलर बीएमआर है ना वो चल रही है, उसके लिए हमारे पास एनर्जी है। जिस दिन वो एनर्जी खत्म हो जाएगी हम मर जाएंगे। तो लिखा है बीएमआर कंट्रोल करेगी, इससे हमारी एक्टिविटी कंट्रोल होगी और इससे हमारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन कंट्रोल होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल लेते हैं। जो ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल लेता है, मतलब वाइड रेंज का मतलब हो गया 10 डिग्री से लेके मान लो 40-45 डिग्री तक रह रहा है, तो ये वाइड रेंज पे रह रहा है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10 से 20 डिग्री रहते हैं, या 20 से 25 डिग्री रहते हैं, या 25 से 30 डिग्री रहते हैं, ये नैरो रेंज हो गया। तो जो वाइड रेंज वाले होते हैं ना इनको यूरीथर्मल बोलते हैं, यूरीथर्मल। जबकि वास्ट वेराइटी, जबकि ज्यादातर जीव जो होता है वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल पाता है, इन्हें स्टीनोथर्मल बोलते हैं। मतलब नैरो वाले को क्या बोलेंगे और वाइड वाले को क्या बोलेंगे, इसका मतलब लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस, लेवल ऑफ, अच्छा खुद बताओ, जो जीव 10 से लेके 45 डिग्री का टेम्परेचर झेल रहा है,
और जो जीव 10 से 20 डिग्री का टेम्परेचर झेल पा रहा है, कौन ज्यादा होगा, किसके सर्वाइवल के चांस ज्यादा होंगे? 10 से 40। क्यों? क्योंकि भाई 10 यहां पे टेम्परेचर 10 है तो मैं यहां तक आ गया, यहां तक 20 था मैं यहीं तक पहुंच पाया। लेकिन अगर मैं यूरिक थर्मल होता तो मैं 10 से लेके कहां तक पहुंच जा रहा हूं, 10, 20, 30, 40, 45। अब देखो मैं ज्यादा दूर चल के आ गया, मतलब मेरा रेंज वाइड हो गया। वही लिखा हुआ है, देखो रटो नहीं, समझो। The level of thermal tolerance of different species determine the large extent of geographical distribution। मतलब जितना ज्यादा कोई भी ऑर्गेनिज्म थर्मल टॉलरेंस झेल सकता है, यानी उतना ही ज्यादा उसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पहले केस में मैं यहां से यहीं तक जा पा रहा था क्योंकि आगे मेरे झेलने की औकात नहीं थी, लेकिन अब की बारी जो दूसरा केस था वहां से यहां तक आ गया, इसके बाद मेरे रेंज बढ़ गया कि नहीं, मेरा जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो वही लिखा हुआ है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझिए। अब आगे देखते हैं। रिसेंट ईयर्स में चैप्टर 16 में ग्लोबल टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग की हुई चर्चा की उन्होंने, जो मैंने आपको बताया, और कह रहा है क्या इफेक्ट होगा इसका, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज क्या हो जाएगा। अब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का रेंज क्या बढ़ेगा कि घटेगा? टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और हमारी झेलने की पावर इतनी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब अब हमारे ऊपर निगेटिव इंपैक्ट आएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग से धीरे धीरे स्पीसीज क्या होगी, तितर बितर होगी, है ना, तितर बितर होगी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाटर, क्योंकि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कहते जल ही जीवन है ना, तो जल ही जीवन है, तो वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब टेम्परेचर के बाद सबसे ज्यादा रेलिवेंट फैक्टर कौन सा है? वाटर। इनफैक्ट अर्थ पर जो लाइफ जन्म ली है वो कहां से ली है? ओशियन से, पानी में। तो क्या बोला है, लाइफ ऑन अर्थ ऑरिजिनेटेड इन वाटर एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट इट। बोलते हैं कि बिना जल के संभव ही नहीं रहना, चाहे आप जल में रहें ना रहें। हम लोग क्या पानी में रहते हैं, हम लोग तो लैंड पे रह रहे हैं ना, पर बिना पानी के आप एक दिन भी नहीं जिंदा रह सकते, है ना। बिना पानी के बर्ड्स भी जिंदा नहीं रह सकते, है ना। अभी लास्ट ईयर हम लोग गए थे वहां पे मेहर देवी, तो वहां पे भी पहाड़ी है, पहाड़ों पे ही है देवियां। देवता कहीं भी होते हैं, देवियां केवल पहाड़ों पे ही रहती हैं, ऊंची जगहों पे, है ना। तो वहां क्या होता है, वहां गए तो वहां पे क्या हुआ, मंकीज बहुत थे। अब हमने अपनी गाड़ी रोकी तो हमारे साथ जो एक भैया जी है, तो वो चने ले गए थे उसको खिलाने के लिए, उनको आइडिया रहा होगा, मैं पहली बार गया था। तो चने लिए, बहुत ज्यादा बड़ा बंडल था, तुरंत मंकीज आ गए, तुरंत खाने लगे। अब उनको एक बोतल थी 2 लीटर वाली, तो उन्होंने ऐसे उनको पानी पिलाना चालू किया। वो हम लोग को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, पानी पीने लगे ऐसे ऐसे करके, इतने प्यासे थे, क्योंकि उनको पानी कहाँ मिल रहा है जंगलों में, तो बड़े प्यासे थे। फिर हम लोग बड़े पछताए, हम लोगों ने कहा अरे अभी 6 किलोमीटर पहले पानी की दुकान थी, 2-4 बोतल ले लेते, तो इनकी कम से कम सबको नहीं, जितने को पिला सकते थे पिला देते। तो मैं क्यों बता रहा हूँ कि पानी सबके लिए जरूरी है, ऐसा नहीं मंकीज के लिए पानी नहीं जरूरी है, बर्ड्स के लिए पानी नहीं जरूरी है। फिर वो जो बोतल गिर गई थी तो वहां कुछ बर्ड्स थी, अब बर्ड चने तो खाएंगे नहीं, तो बर्ड क्या कर रही थी, पानी पी रही थी अपने बीक से, है ना। तो कहने का मतलब ये कि पानी तो सबको ही चाहिए, बर्ड्स को पानी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, माना कि वो अपने यूरिन को सेमी सॉलिड फॉर्म में डिस्चार्ज करते हैं, लेकिन पानी तो चाहिए, तभी तो बोलते जल ही जीवन है। क्या कह रहे हैं, बिना इसके लाइफ सस्टेन ही नहीं कर सकती, इट्स अवेलेबिलिटी इज सो लिमिटेड। बोलते हैं पानी डिजर्ट में, चलो क्या डिजर्ट वालों को पानी नहीं चाहिए? चाहिए, डिजर्ट वालों को पानी चाहिए, भले ही लिमिटेड पानी है पर है। और लिखा है इसके लिए वहां स्पेशल एडेप्टेशन होता है ताकि वहां जीवित रहा जा सके। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज हेविंगली डिपेंड अपॉन द वाटर। बताइए पानी क्या करता है, पानी उत्पादन क्षमता बढ़ाता है। अच्छा बताओ, जिस जगह पे पानी ज्यादा है जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और जिस जगह पे पानी कम है जैसे डिजर्ट, कहां पे पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बोलो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अच्छा, लेकिन जहां पानी कम है वहां कम जीवन है ना, जहां ज्यादा है ज्यादा जीवन है। तो लिखा है ना, प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट हेविनली डिपेंड अपॉन द वाटर, यानी प्रोडक्टिविटी और जो ये है डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट का, वो किस पर मेनली डिपेंड करता है? हेविनली का मतलब क्या, मेनली डिपेंड अपॉन द वाटर। अब इन्होंने बोला ऐसा है, आपने देखा होगा ओशियन, आपने देखा होगा लेक, आपने देखा होगा रिवर, should not face any problem, any water related problem। बोलते जो ओशियन में रहता है, जो लेक में रहते हैं, जो रिवर में रहते हैं, क्या उन जीव जंतुओं को पानी की कोई कमी नहीं होती है? अच्छा क्या लगता है, अंबानीज बहुत रिच हैं, ठीक है मानते हैं, क्या ऐसा नहीं होता होगा कभी कभी उनका पेमेंट फंस गया मार्केट में? भाई बड़े बड़े डील होते हैं, 10,000 करोड़ लगा दिया किसी कंपनी में,
अब उनके पास भी कभी कभी क्या होता है, बैंक बैलेंस है लगा दिया, टर्नओवर देखा जाता है उनकी टोटल वेल्थ कितनी है, टोटल उनकी वर्थ कितनी है, तो टोटल वर्थ आप जानते हो इतनी है, अरबों में है। लेकिन कभी कभी उनको भी कुछ जगहों पे हैवी इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो कभी कभी उनको भी कमी हो जाती होगी, कुछ समय के लिए, एक आध दो दिन के लिए ही मानते हैं, तो उनको भी कभी कभी पैसे की क्राइसिस हो जाती होगी, क्योंकि जब नया पैसा आएगा मार्केट से तब तक ये पैसा जा रहा है। तो कहने का मतलब वही है, पानी में रहने वाले जीव जंतु को पानी बहुत है, क्या उनको पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती? होती है, क्योंकि अब वहां पानी की क्वालिटी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी की क्या इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी। अच्छा, जैसे आपके पास तो बहुत पानी है, हमारे पास तो बहुत पानी है, ठीक है ना, क्या गंदे नाले वाला पानी है? शहरों में तो गंदे नाले बहुत हैं, पानी ही पानी है, तो पानी की क्वांटिटी तो बहुत है, पर वो पानी पिया नहीं जा सकता ना, तो पानी कौन सा पिएंगे? जो स्वच्छ पानी होगा। तो पानी की क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, पानी की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गंगा नदी तो वही है, लेकिन उसी में क्या कर रहे हैं लोग? पॉलीथीन डाल दे रहे हैं, उसी में क्या कर रहे हैं? राख डाल दे रहे हैं, उसी में क्या कर रहे हैं? मल पदार्थ डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, उसी में हम लोग के घरों का सीवेज मिल जा रहा है। अब आप बताओ, पानी की क्वांटिटी तो बढ़ ही रही है ना, हमारी बॉडी से जो पानी निकल रहा है वो तो जा ही रहा है ना गंगा नदी में, तो गंगा नदी में जा रहा है, तो गंगा नदी यानी कि क्वांटिटी तो बढ़ ही रही, पर क्वालिटी खराब हो गई है। इसीलिए तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब बिल्कुल देखा होगा सारी नदियां एकदम स्वच्छ हो गई है अभी फिलहाल, अभी इतना स्ट्रिक्ट है इस वाले गवर्नमेंट में, ये कुछ अच्छी चीजें तो हैं उसमें, कि इतना अच्छा नदियों को कर दिया है, कुंभ इतना बड़ा फेस्टिवल हुआ, तो पानी की क्वालिटी थोड़ी बहुत लोगों ने माला फूल डाल दिया, उसमें क्या करेंगे? लेकिन उस बावजूद उसके फिर से वो जो इस कंपनी ने बोला था, फॉरेन कंपनी, कि पानी में ये बैक्टीरिया ये बहुत ज्यादा पाए गए, पानी को टेस्ट किया गया दोबारा, उसी लैब ने सही रिपोर्ट दी है बिल्कुल, क्योंकि गंगा का पानी कभी पोल्यूटेड नहीं होता है, मतलब ऐसे उसमें पैथोजेंस नहीं होते, वो हमेशा उसके अंदर बैक्टीरियोफेज होता है, और बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को क्या करता है? खा जाता है, ये उसका लॉजिकल रीजन है। और आज तक पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई नदी नहीं है जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हो, और गंगा का पानी मेरे घर पे 5-6 साल से रखा हुआ है, आज तक कीड़े नहीं पड़े, मैं खुद गवाह हूं, और आप भी कभी रख के देखो, जीवन भर रखो, दादाजी ने परदादाजी ने रखा हो, आप कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, नॉर्मल पानी में कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें नहीं पड़ेंगे, ये क्वालिटी है, ये इसीलिए तो इतनी पवित्र मानी जाती गंगा, है ना। कुछ चीजों के लॉजिकल रीजन है, भले हम उसको धर्म से जोड़ लें। अब आगे देखिए, बट इट इज नॉट ट्रू, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं होती, होती है। फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्वांटिटी, कह रहा है क्वालिटी, क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? क्वालिटी। क्वालिटी मतलब केमिकल कंपोजिशन, उसका पीएच, उसका बाकी सारी चीजें, उसका मतलब टीडीएस, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट, पानी के लिए क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटी नहीं। द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलते हैं सैलिनिटी, सैलिनिटी पीपीटी में, सैलिनिटी पीपीएम में कि पीपीटी में, पार्ट पर 1000 की पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर, हाँ, और वो लेस देन 5 है, परसेंट नहीं लिखा है, लेस देन 5, लेस देन 5 पीपीटी है। लेस देन 5 पीपीटी कहां है? लैंड के पानी में, जो हमारे लैंड पर पानी है, ठीक है ना, नदियों में, तालाबों में, उनमें 30 से 35% कहां है? समुद्र का। और 100 से भी ऊपर कहां पे है? हाइपर सलाइन लागून, मतलब जहां पे नमकीन समुद्र है। एक होता है नमकीन समुद्र, एक होता है बहुत ज्यादा नमक होता है, वहां नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उसको बोलते हैं हाइपर सलाइन लागून, तो वहां पे बहुत ज्यादा होता है। सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, अब देखो ऊपर क्या बोला था, कुछ ऑर्गेनिज्म ज्यादा टेम्परेचर को झेल लेते, पहले उसका नाम बताओ। यूरी थर्मल, अब की बार कर दो यूरी हेलिन, यूरी हेलिन बोल दीजिए, हेलिन का मतलब होता है सैलिनिटी, झेलने की क्षमता, तो यूरी हेलिन हो जाएगा, ये देखो यूरी हेलिन। और जो नैरो रेंज झेल पाते हैं उसको हमने बोला था स्टीनोथर्मल, अब क्या बोलो? स्टीनोहेलिन। अब इन्होंने बोला बहुत सारे, यही कारण है कि देखो स्वच्छ पानी वाले अमीबा को निकालो और नमकीन पानी में डाल दो, यानी कि ओशियन में डाल दो, जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। अच्छा, इसी तरह समुद्री मछली को निकालो, स्वच्छ पानी में डाल दो, मर जाएगी। समझ में आई बात? क्लियर है? ये देखिए क्यों मर जाएगी, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम फेस करने लगेगी, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम। अरे हम लोग स्वच्छ पानी पीते हैं कि नमकीन? अगर हमें समुद्र का पानी पिला दिया जाए ना, हमारा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, 3-4 दिन बाद ऊपर चले जाएंगे, इतनी ऊपर जहां से तो आपको केवल झांक के देख पाएंगे, वापस नहीं आ पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
यानी कि ये हो गया क्या, डेथ हो जाएगी, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रॉब्लम से सफर कर जाएंगे, पानी रुकेगा ही नहीं शरीर में, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वॉमिटिंग होने लगेगी। आपको कभी किसी को अगर वॉमिट करानी है, कुछ नहीं, नमक मिला के दे दो 2-3 चम्मच, पिएगा, विद इन 1 मिनट वॉमिट हो जाएगी, देखना कभी, क्योंकि नमक हम पचा नहीं सकते, इतना ज्यादा पचाने की पावर नहीं है, ऑस्मोटिक समस्याएं क्रिएट हो जाएगी। जो लोग पॉइजन खा लेते हैं, पहले डॉक्टर साहब यही करते हैं, पहले उसको एक नमक का घोल देते हैं तुरंत, और उसको पुश करते हैं, उनको पॉइंट्स पता होते हैं, वहां से पॉइंट्स से पुश करते हैं, पुश करने से पहले वॉमिट आ जाती है, तो जो मैक्सिमम जहर जो अंदर गया है वो निकल आता है, जो ब्लड में मिल गया उसके लिए एंटीडोट दे देते हैं, उसके लिए एंटीडोट दे देते हैं। अब लिखा है लाइट, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइट। अच्छा बताओ जरा, टेम्परेचर ने क्या डिसाइड किया था, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पानी ने क्या डिसाइड किया था, प्रोडक्टिविटी एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, बोलो आप बताओ, वाटर क्या डिसाइड करेगा, नहीं ये लाइट क्या डिसाइड करेगी, ओनली प्रोडक्टिविटी, ओनली प्रोडक्टिविटी। देखो क्या लिखा है, क्योंकि पौधा खाना बना लेता है फोटोसिंथेसिस द्वारा, तो इस प्रोसेस से सनलाइट जो है वो अवेलेबल होगी, एनर्जी का सोर्स की तरह काम करती है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में खाना बना लेना, यानी कि क्या लिखा हुआ है, सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन की लाइट की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खाना बन जाता है, और खाना बनाने वालों को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। लेकिन हम लोग क्या खाना बना पाते हैं, हम लोग खाना खा पाते हैं, तो हम लोग क्या है, हेट्रोट्रॉफ। जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं उसे क्या बोलेंगे, अब आप बोलोगे मम्मी तो बना लेती हैं, अरे वो मम्मी क्या खाना अपने बॉडी के अंदर थोड़ा बनाती हैं, वो तो बना रही हैं, मतलब खाने को प्रिपेयर कर रही हैं। खाना तो हमें खाने में क्या, आलू लोगे पौधे से, पौधे ने बनाया, टोमेटो लोगे पौधे ने बनाया, मिर्ची लोगे टोमेटो ने बनाया, मसाले डालोगे पौधे ने बनाया, तो ये सारी चीजें पौधे ही तो बना रही है, मम्मी तो केवल उसको इंग्रेडिएंट को मिला रही हैं और उसको लजीज बना रही हैं, बस ये हो जाता है। मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट, जैसे हर्ब और श्रब, बहुत सारी स्पीसीज स्मॉल प्लांट की है, जैसे छोटे छोटे हर्ब और श्रब, ये क्या करती है, बड़े बड़े पौधों की छाया के नीचे उगती है, बड़े पौधों की अरे जंगल कभी जाइए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पौधे, उसके बाद उससे छोटे पौधे हैं, उसके बाद उससे छोटे पौधे, फिर नीचे घास है, तो आप बताओ बड़े पौधों की छांव में छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं, यानी ये जो छोटे पौधे छांव में उग रहे हैं ये होते हैं छायादार पौधे, ये कम रोशनी में अपने फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। जो टॉप पे हैं बैठे हुए उनको डायरेक्ट लाइट मिल रही है, तो वो धूप वाले पौधे हैं, तो ये कहा गया है, ये देखो लिखा है, हर्ब और श्रब growing in forest adapted to photosynthesis optimally under very low light condition because the constantly overshadowed by tall canopy tree, मतलब छोटे छोटे पौधों को बड़े बड़े पौधे, कैनोपी का मतलब उसके ऊपर छाया बना दिया है, उसके ऊपर छाया बना दिया है, और उतनी कम लाइट पे, वेरी लेस लाइट पे वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, जबकि लगातार छाया आ रही है उस पे, यानी दे आर छायादार पौधे, स्कायोफाइट्स बोलते हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं उसको हेलियोफाइट्स बोलते हैं, धूप वाले पौधे। हालांकि ये टर्म यूज नहीं किया गया तो मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आया कभी तो आप कर लोगे। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं सनलाइट पर, ठीक है, फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट के लिए। फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट का मतलब होता है फ्लावरिंग के लिए, उनको लाइट चाहिए ही चाहिए तभी फ्लावर आएगा। अच्छा, लाइट के बिना फ्लावरिंग नहीं होती। आप बताओ ज्यादातर फूल कब खिलते हैं, दिन में, उनकी बात छोड़ दो, नाइट ब्लूमिंग फूल, नाइट ब्लूमिंग वाले तो नाइट को खिलते हैं, ज्यादातर जो 99 तो नहीं बोलना चाहिए, 95% जो फ्लावर्स होते हैं वो डे टाइम में ही खिलते हैं। देखा होगा जब धूप की रोशनी पड़ती है तब वो धीरे धीरे खिलने लगते हैं, है ना, रात को नहीं खिलते, रात को बहुत कम खिलते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट। अच्छा, एनिमल के लिए भी ये फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट होता है, लिखा हुआ है ना कि फॉर मेनी एनिमल टू लाइट इज इंपॉर्टेंट दैट दे यूज डायरनल एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइट इंटेंसिटी ड्यूरेशन, इसको भी फोटो पीरियोडिज्म देखो बोल रहे हैं, मतलब प्लांट में फ्लावरिंग को फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं, हम लोगों में क्या होता है, लाइट का प्रभाव हमारी माइंड पे पड़ता है। अच्छा बताओ, जब सूरज उगता है तो हमें दिमाग में क्या आ जाता है, सवेरा हो गया, चलो काम पे लग जाओ, बताओ आप। अच्छा बताओ, सवेरा हुआ तभी तो आए क्लास, आपको बोले अगर शेड्यूल में पड़ जाए 8 बजे तो आप क्या रात को 8 बजे आओगे, नहीं, वो बुलाना पड़ेगा तब ना, है ना, लेकिन आपके माइंड में क्या आएगा कि सुबह 8 बजे क्लास होती है, 8 बजे हमें जाना है ना, या हमें पता है कि हमें 8 बजे तैयार हो गए आ जाना है। तो कहने का मतलब है जब सूरज की रोशनी होती है तो हम एक्टिव हो जाते हैं, और जब सूरज की रोशनी कम होने लगती है तो हम धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाते हैं। इसका कारण था मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, आपको बताया था ना कौन सा हार्मोन है हमारी 24/7 रिदम्स को कंट्रोल करता है,
मेलाटोनिन हार्मोन आपने 11th के एनसीईआरटी के आखिरी चैप्टर में पढ़ा था, राइट? बोला गया ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्यूज क्या होता है, इन्वायरमेंट में छुपे संकेत को पहचानना, ये सब हमारे लिए क्यूज होते हैं, यानी संकेत होते हैं। देखो उल्लू कब जगेगा? रात को। बैट कब जगेगा? झिंगुर कब बोलता है? झिंगुर रात को, दिन में सोते हैं ये लोग, लेकिन हम लोग कब जग रहे हैं? दिन को, है ना? कॉकरोच कब जगेगा? रात को, नॉकटर्नल है। हम लोग डायर्नल है, हम दिन चर्रे वाले हैं, वो रात्रिक चर्रे हैं, है ना? तो ये संकेत होते हैं किसके लिए? कि जाओ खाना खोजो। देखो हम ये सबकी बात कर रहा है, हमारे लिए संकेत है जाओ खाना खोजो नहीं, जाओ कमाओ, है ना? तो फोरेजिंग का मतलब होता है किसी चीज की तलाश करना, तलाश करेगा। रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकता है, कुछ दिन के समय रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं, कुछ नाइट के समय रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी करते हैं, कुछ माइग्रेटरी एक्टिविटी करेंगे, कुछ दिन, जैसे उल्लू रात को माइग्रेट कर रहा है, बैट रात को माइग्रेट कर रहा है, कॉकरोच रात को माइग्रेट कर रहा है, हम लोग कब माइग्रेट कर रहे हैं? दिन को। और अभी तो इंसान भी नॉकटर्नल हो गया है, रात को 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक जगता है, उसके बाद दिन में 2-3 बजे तक सोता है। The availability of light on the land is closely linked with the temperature. बोला गया availability of light जो है वो closely link है किसके साथ? टेम्परेचर के साथ। अच्छा बताओ दिन में टेम्परेचर ज्यादा होता है कि रात को? क्यों? क्योंकि सूरज उगा, सूरज उगा तो रोशनी तो दिया ही दिया, साथ में तापमान भी तो बढ़ा दिया नहीं? तो इसका मतलब क्योंकि दोनों का सोर्स क्या है? एक ही है, सन इज द सोर्स फॉर बोथ। आधी लाइन पढ़ी मैंने, कह रहा है कि लाइट जो है और टेम्परेचर जो है वो लिंक है। क्यों लिंक है? क्योंकि सन इज द सोर्स फॉर बोथ। अब आते हैं डीप ओशियन में, यानी काफी गहरे ओशियन में, 500 मीटर से भी ज्यादा गहरा है, मान लो 500 मीटर से ज्यादा गहरा है, मान लो यहां तक आया। अब सूरज ये है और यहां से रेडिएशन आ रही है, यहां पे रेडिएशन कुछ कम हुई, लेकिन यहां तक रेडिएशन नहीं पहुंच पाती। अब आप बताओ यहां पे लाइफ होगी, यहां लाइफ नहीं होगी, तो यहां होते हैं प्रोड्यूसर और यहां होते कंज्यूमर। कंज्यूमर को तो लाइट नहीं चाहिए, कंज्यूमर यहां अंधेरे में रह रहे हैं काफी गहराई में, और यहां पे पौधा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? लाइट नहीं है, और बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो यहां पे क्या होता है? बहुत ज्यादा लाइट भी नहीं पाई जाएगी, इसीलिए बॉटम पे लाइफ काफी कम है और यहां ऊपर लाइफ काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा लाइफ यहां होती है इस वाले जोन में, उससे कम लाइफ यहां होती है, उससे कम लाइफ यहां होती है, यहां लाइफ सब प्लांट तो होते ही नहीं है, होते भी है तो कुछ एनिमल, क्योंकि दे आर हेटेरोट्रॉफ, उनको लाइट की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब उन्हें वो पूछेंगे क्वेश्चन कि कौन सी अलगी डीप ओशियन में रह सकती है? डीप ओशियन, ये नहीं बोल रहे बिल्कुल बॉटम पे, डीप ओशियन, कौन सी अलगी डीप ओशियन में रह सकती है? मतलब कम गहरे पानी में भी रह सकती, ज्यादा गहरे पानी में भी रह सकती। रेड अलगी, रोडोफाइसी में पढ़ा था। अच्छा, रोडोफाइसी का प्रीडोमिनेंट पिगमेंट कौन सा है? आर फाइकोरेथ्रिन, और अगर सी फाइकोरेथ्रिन लिखा हो तो साइनोफाइसी का हो जाएगा। एनसीईआरटी में दिया नहीं है पर ये क्वेश्चन आया हुआ है पुराने समय में। ये 500 मीटर से ज्यादा गहरा जो ओशियन है, वहां इन्वायरमेंट में, वहां 500 मीटर के बाद, ये जैसे 500 मीटर है उसके बाद जो इन्वायरमेंट है वहां पर क्या हो रहा है? डार्क है, डार्क कह रहा है, घना अंधेरा है, घना अंधेरा है, और वहां पे inhabitant are not aware to existence celestial source of energy as sun। बोलते हैं वहां पे जो ये रह रहे हैं, जो भी है रह रहे हैं, जैसे अलगी मान लो आप कह रहे हो कि कुछ पाई जाती है, हम भी मानते पाई जाती है, पर वो उनके लिए सनलाइट सोर्स नहीं है एनर्जी के लिए। उनके लिए लिखा है ना, नॉट अवेयर द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। बोलते हैं उनके लिए ये सन एनर्जी की तरह काम नहीं कर रही है। तो कह रहा है व्हाट देन देयर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे जो एल्गी पाई जा रही है वो खाना कैसे बना रही है? यूवी रेडिएशन से, ये लिखा हुआ है। द यूवी कंपोनेंट ऑफ द स्पेक्ट्रम हार्मफुल टू मेनी ऑर्गेनिज्म। बोलते हैं हमारे लिए तो हार्मफुल है, बाकी जीव जंतु के लिए यूवी रेज हार्मफुल है, लेकिन वाइल नॉट ऑल द कलर कंपोनेंट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम आर अवेलेबल टू द मैरीन प्लांट। बोलते हैं ये जो मैरीन प्लांट के लिए जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो यूवी रेज वो है, वो अवेलेबल है, वो अवेलेबल है। अब लिखा हुआ है इसीलिए डिफरेंट डेप्थ पर वो पहुंच जाते हैं। Among the red, green and brown algae inhabited the sea, which is likely found in the deepest water। कौन सी गहरे पानी में पाई जाएगी? आंसर आएगा ये रेड, आंसर आएगा रेड, यानी रोडोफाइसी। आखिरी फैक्टर है सॉइल।
आखिरी फैक्टर सॉइल। कितने फैक्टर थे? 4 की एलिमेंट थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उनका ऑर्डर मत भूलिएगा, सबसे पहले टेम्परेचर, दूसरा, तीसरा, चौथा सॉइल। द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जगह बदलने पे बदल जाती है, नेचर भी और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जगह। अच्छा बताओ, आपके गांव में जो मिट्टी है, क्या हमारे शहर में भी वही मिट्टी है? नहीं, आपके गांव में हो सकता है काली मिट्टी हो, शहर में हो सकता है पीली मिट्टी हो, या आपके यहाँ बहुत उपजाऊ मिट्टी हो, शहर में नॉन फर्टाइल सॉइल हो, है ना। हो सकता है बालुई मिट्टी हो कहीं पे, हो सकता है कहीं पे बंजर भूमि हो। तो सॉइल का जो कंपोजिशन है और सॉइल का जो नेचर है वो डिफरेंट प्लेस पर वेरी करता रहता है। और किस पर डिपेंड करता है? क्लाइमेट पर। और किस पर डिपेंड करता है? वेदरिंग प्रोसेस पर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ, सॉइल का नेचर और सॉइल का जो ये है प्रॉपर्टी, वो डिफरेंट प्लेस पर वेरी करती है। उसके कौन से 2 फैक्टर है जो उसे अफेक्ट करते हैं? पहला, दूसरा, वेदरिंग। अच्छा, वेदरिंग क्या होती है? बड़ी बड़ी चट्टानों को छोटी छोटी पार्ट में तोड़ देना। नेचर क्या करती है? बड़े बड़े चट्टानों को समय के अकॉर्डिंग छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग। अच्छा, फिर इन्वायरमेंट में बहुत सारे लाइकेन होते हैं। लाइकेन एसिड निकालते हैं, ये इन छोटे छोटे पत्थर को, छोटे छोटी चट्टानों को मिट्टी के बारीक बारीक पार्टिकल में बदल देती है। इसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। बताओ, पहले क्या होती है? वेदरिंग। फिर क्या होती है? पीडोजेनेसिस। पहले वेदरिंग, बड़ी चट्टानों का छोटी चट्टानों में टूटना, फिर पीडोजेनेसिस का मतलब होता है सॉइल फॉर्मेशन, और ये काम लाइकेन करता है। अच्छा बताओ, मिट्टी को बनाने का काम किसने किया? नहीं, बनाने का काम अभी बोला लाइकेन, लेकिन मिट्टी को बांधने का काम किसने किया? मोसेस। वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्ट। अब देखो, इसको ऐसे समझो, पढ़ के समझने से अच्छा आप ऐसे समझो। जहां मैं खड़ा हूं वहीं पे मिट्टी बनी, वहीं वेदरिंग हुई, वहीं पीडोजेनेसिस हो गई। अब हवा उड़ी, हवा से उड़ा ले गया, अब आप तक पहुंच गई। अब बताओ, मिट्टी जहां बनी थी वहां से मूव अवे हो गई। अच्छा, या पानी, बारिश हुई, बह गया, या नदी में चला गया, तालाब में चला गया। अब बताओ, इसको क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री सॉइल की ट्रांसपोर्टेड सॉइल? ट्रांसपोर्टेड सॉइल। और अगर यहीं बनी, यहीं रह गई, ना उड़ी ना बही, तो इसे क्या बोलेंगे? सेडिमेंट्री सॉइल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है या तो ट्रांसपोर्टेड होगी सॉइल, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड यानी कहीं से आई हुई है, या कहीं पर बनी हुई है, वहीं बनी हुई है, तो सेडिमेंट्री बोलेंगे। तो कैसे डेवलप हुई है वो मैटर नहीं करता है, पर उसको अगर वहीं बनी वहीं रुक गई तो सेडिमेंट्री बोलेंगे। अगर वहां से पानी द्वारा, हवा द्वारा, या किसी ने मूव करा दिया उसे, तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं सॉइल के बहुत सारे लक्षण है। जैसे सॉइल का कंपोजिशन कैसा है? कंपोजिशन का मतलब उसकी बनावट कैसी है? मिट्टी खुरदरी है, मिट्टी बारीक है, मिट्टी बालुई है, मिट्टी चिकनी है। चिकनी मिट्टी सुना होगा, क्ले, जिससे कुम्हार वाले लोग वो पॉट बनाते हैं। कुम्हार लोग पॉट बनाते हैं कि नहीं बनाते? वो वाली। अच्छा, फिर ग्रेन साइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं मिट्टी बहुत मोटी होती है, कोर्स सॉइल बोलते हैं, कहीं बिल्कुल बारीक है, क्ले बोलते हैं, कहीं मीडियम साइज की, उसको बोलते हैं लोम, दोमट मिट्टी। सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लोम या दोमट मिट्टी, पीले कलर की होती है, बहुत बैलेंस मिट्टी होती है। तो सॉइल कंपोजिशन, फिर ग्रेन साइज और एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन। परकोलेशन क्या होता है? एक गमले में पानी डालो और वो पानी रात तक वहीं उसी लेवल पे रहे, यानी कि मिट्टी सोख ही नहीं रहा है उसको, मिट्टी सोख ही नहीं रहा है, यानी उसका परकोलेशन घटिया है। और अगर आपने पानी डाला, तुरंत नीचे से लीक करके निकल गया, तुरंत विद इन अ मिनट, उसका परकोलेशन बहुत ज्यादा है। तो दोनों ही चीजें नहीं चाहिए अपने को ऐसा चाहिए, अभी मिट्टी में पानी डाला, वो एब्जॉर्ब हो जाए, धीरे धीरे जड़ों में चला जाए और कुछ देर के लिए रुके। आपने इधर से पानी डाला, नीचे से निकल गया, फायदा क्या हुआ? जो जड़ें हैं वो पानी ले ही नहीं पाएंगी, या आपने पानी डाल दिया ऊपर ही ऊपर टिका हुआ है। ऐसे हमारे जैसे कभी मिट्टी में खुदाई मत करिए, जिसको बोलते हैं गोड़ना, मिट्टी को गोड़ा जाता है ना, तो अगर गुड़ाई नहीं करिए तो क्या होगा? मिट्टी जम जाती है, चिकनी मिट्टी जम जाती है, तो ऊपर पानी डालिए ऊपर ही रह जाती है, नीचे जाती ही नहीं, पौधा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा। इसके लिए क्या गुड़ाई करनी होती है, तो गुड़ाई करोगे तो आप मिट्टी जमेगी नहीं, फिर उसका पर्कुलेशन मेंटेन होता है। तो किसी भी मिट्टी का पर्कुलेशन ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बीच का होना चाहिए। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब अगर मिट्टी पानी नहीं रोक सकता तो फायदा ही क्या?
अगर मिट्टी पानी नहीं रोक पाएगा तो जड़ों से पानी ऊपर, अच्छा हमने मिट्टी को पानी डाला, क्या जड़ों ने ऐसे पानी पीना चालू कर दिया हमारी तरह गुट गुट करके? ऐसा तो नहीं है, समय लगेगा भाई, उसमें समय लगता है, 1-2 घंटे में वो जाता है, ठीक है ना, 1-2 घंटे में वो ऊपर तक पहुंच पाएगा। बड़े पौधों में, छोटे पौधों में तो मिनटों में पहुंच जाता है, पर उसमें घंटों लग जाते हैं बड़े पौधों में। तो वाटर होल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। बताइए, सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, ये क्या करता है? पर्कुलेशन डिसाइड करता है। पर्कुलेशन का मतलब हो गया पानी को कितनी तेजी से एब्जॉर्ब कर रहा है, कितनी धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर रहा है, और वाटर को होल्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो जिस मिट्टी की वाटर होल्डिंग अच्छी होगी वो मिट्टी बढ़िया होगी, जिसकी पर्कुलेशन इंटरमीडिएट होगा वो बढ़िया होगी। दिस कैरेक्टरिस्टिक अलॉन्ग विद पैरामीटर ऑफ पीएच, इसके अलावा पीएच भी मायने रखता है। आप बताओ, मिट्टी का पीएच अच्छा होना चाहिए तभी मिट्टी उपजाऊ होगी। अगर मिट्टी का पीएच अच्छा नहीं होगा, एसिडिक होगा, तो पौधा मरेगा। बहुत ज्यादा बेसिक होगा तो पौधा मर जाएगा। मिनरल बहुत अच्छा होना चाहिए उसके अंदर। अच्छा, टोपोग्राफी फैक्टर भी मिट्टी को डिसाइड करता है। टोपोग्राफी मतलब लैंड की बनावट, जैसे वहां पहाड़ों पे ऐसे है लैंड, प्लेन पे ऐसे है, कई जगह देखा वो उबड़ खाबड़ मिट्टी है, तो ये इसको बोलते हैं टोपोग्राफी। टोपोग्राफी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये किसी भी एरिया में वहां का वेजिटेशन डिसाइड करती है, ये सब वहां का वेजिटेशन डिसाइड करती है। अच्छा एक बार बताओ, अगर वेजिटेशन डिसाइड हो गया, मिट्टी ने क्या डिसाइड कर दिया? वेजिटेशन। अब आप बताओ, कहीं की मिट्टी में वेजिटेशन अगर डिसाइड हो गया ना, तो एनिमल भी डिसाइड हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है? दिस इन टर्न डिक्टेट द टाइप ऑफ एनिमल। अच्छा बताओ, जिस मिट्टी में घास है वहां पक्की बात है कि ग्रॉस हॉपर होगा, वहां पक्की बात है कि फ्रॉग होगा, वहां पक्की बात है कि सांप वगैरह आएंगे, वहां पक्की बात है कि पिकॉक और ईगल और वल्चर आएंगे, क्योंकि फूड साइकिल ही यही कहती है ना। अच्छा, अगर कहीं पे जंगल बन गए तो पक्की बात है कि वहां जंगली जीव जंतु ही होंगे, वहां सांप और ये सब के अलावा जंगली जीव जंतु ज्यादा होंगे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? एक बार वेजिटेशन डिसाइड हो गया तो टाइप ऑफ एनिमल भी डिसाइड हो जाएगा। सिमिलरली द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो सेडिमेंट होता है, सेडिमेंट मतलब तलछटी, बॉटम, जो बॉटम पर मिट्टी है वो डिसाइड करेगी कि बेस पर, बेंथिक, बेस पर रहने वालों को बेंथिक एनिमल बोलते हैं, तो बेंथिक एनिमल कैसे जी रहे हैं। मतलब बताइए, पानी में कौन डिसाइड करेगा? पानी में मिट्टी कहां होती है? ऊपर तो होती नहीं, बीच में तो होती नहीं, कहां होती है? तलछटी में, यानी बॉटम में, यानी सेडिमेंट्स में। तो जो नीचे मिट्टी है वहीं पर पौधे होंगे, वही डिसाइड करेगी किसकी? वहां के एनिमल को। और जो बॉटम पे एनिमल रहते हैं उनको बोलते हैं बेंथिक, उनको बोलते हैं बेंथिक। अच्छा, अब हमने अभी तक एनवायरनमेंट पढ़ा, एनवायरनमेंट के 4 फैक्टर पढ़े, अब हमें पढ़ना है रिस्पॉन्स कैसे करता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट हमें रिस्पॉन्स कैसे कर, एनवायरनमेंट में हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। ठीक है, देखो 2 तरह से रिस्पॉन्स कर सकते हैं, या तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, या तो क्या होगा, उस एनवायरनमेंट में रहें और अपना अपना टेम्परेचर उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लें। अरे 2 तरह के लोग होते हैं, एक उनको कहीं भेज दो वो उसके अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, होता है कि नहीं होता? 2 तरह के लोग, एक होते हैं बहुत सोफिस्टिकेटेड, तो वो क्या होता है जहां भी भेज दो तो वो नहीं ढल पाते। तो ऐसे ही दो केस बने। अगर एक ऐसा जीव है, जैसे मैं फ्रॉग की बात करूं, फ्रॉग एक ऐसा जीव है जिसको आप पानी में रखो, अगर उसका टेम्परेचर हाई है पानी का, तो उनका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा, मतलब एडजस्ट कर गए। अच्छा, अगर पानी का टेम्परेचर ठंडा है तो उनका टेम्परेचर भी कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। क्या हम लोग को पानी में डुबा दिया जाए, डुबाने का मतलब यहां तक पानी में बाथ टब में चले जाए, तो क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? नहीं, इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सरफेस टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लेकिन इंटरनल टेम्परेचर कांट बी चेंज, वो नहीं चेंज होगा, क्योंकि हम चाहे पानी में रहें, हम चाहे सर्दियों में रजाई में रहें, या हम लोग कहीं भी रहे, एसी में बैठ गए, तो हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर चेंज होता है, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमेशा चेंज नहीं होता, वो तो 98.5 डिग्री फॉरेनहाइट ही रहेगा। और अगर हम उसको थर्मामीटर से नापें, तो आपने देखा होगा हमेशा कहां से नापते हैं? हमेशा या तो टंग के नीचे या तो यहां लगा देते हैं, बच्चों पे देखा होगा, है ना। तो क्या होता है, क्योंकि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नापना है, इंटरनल यहां से पता चल जाता है, या फिर जीभ के नीचे से लगा के पता चलता है। तो 2 तरह के जीव मैंने बताए, देखो जो अपने अपने टेम्परेचर को एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं उनको बोलते हैं कन्फर्मर। क्या बोलते हैं? कन्फर्मर, या कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड की वार्म ब्लडेड,
या पॉइकिलोथर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइकिलोथर्म। लेकिन जो टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, जैसे हम लोग, हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं होता, हम लोग को बोलते हैं वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म्स, या फिर हमको बोलेंगे रेगुलेटर। बताइए कितने तरह के जीव है? पहले देखो, कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का उल्टा, अच्छा इसी को बोलते हैं पॉइकिलोथर्म। कोल्ड ब्लडेड का दूसरा नाम पॉइकिलोथर्म, तो वार्म ब्लडेड का दूसरा नाम होम्योथर्म। इनको बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में कन्फर्मर, इनको बोलते हैं बायोलॉजी की भाषा में रेगुलेटर। तो एक है कन्फर्मर, एक है रेगुलेटर। Having realized that abiotic condition of many habitat may vary drastically in time, मतलब कई कई हैबिटेट पे बहुत तेजी से टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे जहां हम लोग रह रहे हैं वहीं देख लो, डे बाय डे टेम्परेचर 1-1, 2-2 डिग्री बढ़ रहा है। अभी कल कम गर्मी थी, आज कुछ बढ़ गई है ना। अभी अप्रैल आते आते 3-4 डिग्री में चेंज आ जाएगा, फिर मई आते आते 8-10 डिग्री में चेंज आ जाएगा, जून आते आते भयंकर पीक पे पहुंच जाएगा, है ना। ठीक है, we now ask how the organism living in such habitat cope the manage with stressful condition। हम लोग कैसे ये stressful condition झेल पाएंगे। But before attempting this answer this question we should perhaps ask one question। कहता है हम कुछ, एनसीईआरटी कहती है कुछ जानने से पहले हमें ये बताइए कि, एक क्वेश्चन कर रही है एनसीईआरटी, कहती है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इतना वेरिएबल क्यों है। ठीक है, should bother the organism after all, यानी कि जो एनिमल जो है उसके साथ ही साथ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो इतना वेरिएबल क्यों है। तो मैं आपको बताता हूं, एनवायरनमेंट वेरिएबल है उसका कारण हमने सुना था, हमारी पृथ्वी का अपने एक्सिस पे टिल्ट होना और रिवॉल्व करना। और क्या होता है, अब ये होता है गर्मियों में सूरज और हमारे जो पृथ्वी की जो डिस्टेंस है पास आ जाती है, और सर्दियों में डिस्टेंस दूर चली जाती है। तो अब कोई भी जलती हुई चीज अगर आपकी तरफ आ रही है तो अब यहां मैं खड़ा हूं तो यहां से रेडिएशन निकल रही है, आपकी तुलना में मुझे पसीना ज्यादा आ रहा है, आपकी तुलना में, आपको हो सकता है बहुत कम आ रहा हो, आपकी तुलना में मुझे पसीना ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ये हीट जनरेट होती है, हल्का सा हीटेड है, और ये रेडिएशन इधर से लाइट आ रही है, तो लाइट आ रही है तो क्या हो रहा है कि थोड़ी सी हीट भी जनरेट हो रही है। तो इस वजह से क्या होगा, ये लाइट अगर और नीचे कर दी जाए, ये लाइट अगर और नीचे कर दी जाए, तो बताइए मेरे से पसीना ज्यादा और निकलेगा कि कम निकलेगा? ज्यादा निकलेगा, क्योंकि वही हाल है सन और अर्थ का। सन और अर्थ जब करीब आते हैं तो क्या होता है, गर्मी। सन और अर्थ जब दूर चले जाते हैं तो सर्दी। ठीक है ना, और भी बहुत सारे फैक्टर है, हमने एक मोटा मोटा एग्जांपल दिया आपको। वन वुड एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर, बोला गया आप ऐसा सोचिए, मिलियन ऑफ ईयर पहले हम लोग बने थे। मिलियन ऑफ ईयर कब बने थे? कितने? आज से 4 अरब साल पहले। और पृथ्वी कब बनी थी? 4.5 अरब साल पहले। पृथ्वी बनी थी 4.5 अरब साल पहले। हम कब बने? 4 अरब साल। यानी कि पृथ्वी के बनने के 500 मिलियन ईयर बाद। नहीं, एगो कैसे? पृथ्वी के बनने के आफ्टर बने ना हम लोग। वन वुड एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मिलियन ऑफ ईयर एग्जिस्टेंस, यानी हमें मिलियंस ऑफ ईयर हो गया एग्जिस्ट करे हुए, बहुत सारी स्पीसीज जो है रिलेटिवली कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर। मैंने बोला था ना अभी, इंटरनल टेम्परेचर की एक्सटर्नल टेम्परेचर। इंटरनल टेम्परेचर कह रहा है विद इन द बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं बहुत सारे जीव। ठीक है, environment permit all biochemical reaction and physiological reaction to proceed maximal efficiency। क्यों? जब किसी का टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इन्वायरमेंटल वो उसका जो बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि वो मेटाबॉलिज्म और फिजियोलॉजिकल फंक्शन बहुत मैक्सिमली चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, कार चलाते हैं हम लोग, कार में कूलेंट पड़ता है, पहले पानी पड़ता था, आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, जीप का बोनट उठाया, जंगल में जीप खड़ी हो जाती थी, अब पानी डालते थे, उतनी देर में भूत वाली मूवी होती थी, हॉरर मूवी, उतनी देर में आ जाता था भूत। मतलब वो पायल की आवाज आने लगती थी, छन 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 छन, है ना। उसके बाद वो एक्टर पानी तो छोड़ के उसके पीछे जाता था, बड़ा रहस्यमयी चीजें होती थी। फिर देखता था एक गुफा में वो गायब हो गई एक्ट्रेस, फिर वो अपने घर वापस चला जाता पानी वानी डाल के, फिर रात भर सोता नहीं है, उसको परेशान करती चीजें, ये क्या हुआ ये क्या हुआ। फिर आता है नेक्स्ट डे पानी वानी भर के फुल आराम से खाना वाना लेके, फिर सर्च करता है, फिर देखता है ये तो भूतियाना है, मतलब हॉरर मूवी है ना। फिर उसके रिसर्च करता है कि क्यों बना, तो उसको पता चलता है पिछले जन्म में ये और वो, है ना। तो अभी क्या हुआ था, इस जन्म में क्या हुआ, वो लोग वो आत्मा बन गई और ये इंसान के उसमें आया।
तो पिछली स्टोरी उनको उसको याद आती धीरे धीरे, फिर वो कहता है अब मैं इंतकाम का बदला लूंगा, और वहीं से मूवी चालू हो जाती है। फिर स्टार आता है विजय दीनानाथ चौहान, अमिताभ बच्चन, फिर ये आता है बैजंती माला फिर आता है मूवी और 2 गज जमीन के नीचे, है ना। इनहेंस द ओवरऑल फिटनेस, यानी कि जब किसी का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। अच्छा, अभी मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा था, जीप में पानी भरते थे ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। आज की डेट पे पानी भरने वाला लफड़ा खत्म हो गया, कूलेंट भरते हैं। तो कूलेंट भरते तो कूलेंट क्या होता, उड़ता नहीं है, पानी उड़ जाता था, है ना। कूलेंट जब भरते तो कूलेंट वो चलता है करीब 10,000 किलोमीटर 5,000 किलोमीटर तक चलता है, चेक करना होता है उसको भी। तो कहने का मतलब वो उड़ता नहीं है जल्दी, और ना जमता है और ना गर्म होके उड़ता है, दोनों क्वालिटी। आप शिमला ले जाओ तो जमेगा नहीं, आप यहाँ पे 1-2 हजार किलोमीटर गाड़ी चला लो हाईवे पे तो उबलेगा नहीं, क्योंकि वो ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन बेस्ड होता है, ग्लिसरॉल होता है, ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल, देखा होगा वो, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, तो इसलिए ना उड़ता है ना। आप ग्लिसरीन रख दो फ्रीजर में, जमेगा नहीं, जमेगा, है ना। वही चीज वहां यूज की जाती है। तो उससे होता क्या है, जैसे ही इंजन का टेम्परेचर हाई होता है, वो कूलेंट तुरंत इंजन को ठंडा कर देता है, ठीक है ना। जब जैसे ही वो ठंडा हो जाता है तुरंत कट हो जाता है, मतलब वो कूलेंट अब यूज ही नहीं होगा, कुछ बूंदे यूज होती हैं बस खाली। फिर जैसे ही फिर टेम्परेचर हाई हो जाएगा, फिर वो ठंडा कर देगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, अब कार का टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कार की जो इंजन है वो एकदम आराम से चल रहा है, 2-4 हजार किलोमीटर चलाओ कोई दिक्कत नहीं, नॉन स्टॉप। पहले कार ठंडी करनी पड़ती थी, 100 किलोमीटर चलाओ ठंडी करनी पड़ती थी, ठीक है ना, वरना वो इंजन से धुआं निकलने लगता था, भाप निकलने लगती थी। अब ऐसा कुछ नहीं, कोई ठंडा वंडा नहीं करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो मैं वही आपको, मैं देखो रटने से ज्यादा बिलीव करता हूं प्रैक्टिकल चीजों में। तो आपने क्या सीखा कि अगर किसी का भी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो उसकी काम करने की क्षमता ज्यादा होगी, सही है। दिस कॉन्स्टेंसी फॉर एग्जाम्पल इन द टर्म्स ऑफ ऑप्टिमल टेम्परेचर, कहता है ये कॉन्स्टेंसी किस में देखें, एक तो टेम्परेचर में देखो, एक ऑस्मोलैरिटी में देखो। यानी हमारी बॉडी में 2 चीजें वो हैं कांस्टेंट। आप बताओ, हमारा टेम्परेचर चाहे नींद में नापो, चाहे जगे हुए तब नापो, चाहे एसी में बैठे तब नापो, या फिर कहीं गर्मी में बैठे हुए तब भी नापो, आपको टेम्परेचर अंदर का सेम ही मिलेगा। अच्छा, अब मेरा ब्लड चाहे सोने के बाद निकाल लो, चाहे मेरा ब्लड आप वो जगने के बाद निकाल लो, या फिर आप मेरा ब्लड अभी अभी निकाल के टेस्ट कर लो, हमेशा और हमेशा उसका जो ऑस्मोलैरिटी है ना ब्लड की, यानी ब्लड में पानी और नमक, इसको बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी, हमारे ब्लड में पानी और नमक की मात्रा हमेशा सेम रहेगी। हमारी ऑस्मोलैरिटी है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। अब आप बोलेंगे सर हमको तो 1200 याद आ रहा है, अरे वो पेशाब की है, यूरिन की है, खून और पेशाब में कोई फर्क ही नहीं है क्या, है ना। तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी कितनी है 300, और हमारे यूरिन की कितनी है, हाँ हमारी किडनी कितने गुना कंसंट्रेशन बढ़ा देती है, 4 गुना। याद आया कुछ कि नहीं। आइडियली देन द ऑर्गेनिज्म शुड ट्राई टू मेंटेन द कॉन्स्टेंसी, इसीलिए आइडियली नेचर क्या चाहती है, नेचर चाहती है कि हम कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करके चले। कौन सी कॉन्स्टेंसी, इंटरनल एनवायरनमेंट की। और जब जब कॉन्स्टेंसी मेंटेन होगी तो उसको बोलते हैं होमियो, मतलब होता है क्या, सेम। होमो मतलब सेम, और स्टैसिस मतलब स्थिति, हमारी स्थिति सेम रहेगी हमेशा, होमियोस्टैसिस। बताओ इंटरनल कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या बोलते हैं, होमियोस्टैसिस। कहता है चाहे इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कितना भी बदल जाए, पर हमारे अंदर ये जो ये है ना होमियोस्टैसिस, ये सेट रहेगी, टेंड टू अपसेट, यानी ये सेट रहेगी, हमेशा मेंटेन रहेगी होमियोस्टैसिस। अब ये मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं, गर्मी में पसीना बहा देंगे तो हमारा जो अंदर का तापमान है ना वो कम हो जाएगा, सर्दी में कपकपा लेंगे, सिकुड़ जाते हैं। तो हमें, हमारे अंदर ये एक तरह की एक्सरसाइज है, सिवरिंग यानी कपकपाना, इट इज अ टाइप ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जब हम कपकपाते हैं तो हमारे अंदर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो एनर्जी रिलीज होती है, जब एनर्जी रिलीज होगी तो हमको गर्मी आएगी, गर्मी आएगी तो क्या होगा, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। आप बताओ गर्मी में हम कैसे अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, पसीना बहा के, अपने आप पसीना बहता है, हमें सोचना नहीं पड़ता।
ठीक है ना, अपने आप हम कब कपाने लगते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता, ये इनवॉलेंटरी रिएक्शंस है ना। अब इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अच्छा, अब रही बात ऑस्मोलरिटी की, उसका क्या होता होगा। गर्मी में ज्यादा प्यास लगती है, पानी पी के यूरिन से निकाल देते हैं पानी, एक्स्ट्रा पानी, तो हमारी ऑस्मोलरिटी मेंटेन है। अच्छा, सर्दी में यूरिन कम डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, और क्या नहीं, सर्दी में यूरिन ज्यादा डिस्चार्ज हो जाती है लेकिन प्यास कम लगती है, उसका भी कारण ऑस्मोलरिटी है। क्यों? क्योंकि सर्दी में पसीना नहीं बहता तो सारा पानी कहां से निकलेगा, यूरिन से, और प्यास भी कम लग रही है ना। तो ये सब हमारी बॉडी की वो है मेंटेनेंस, ऐसे मेंटेन किया जाता है बॉडी को। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन हुई, अगले पेज पे लिखा है, मैंने अभी बता दिया। अच्छा, अब कह रहा है एक सवाल का जवाब दो, एक एनालोगस एग्जांपल देखो। एनालोगस का मतलब होता है हूबहू एग्जांपल, एक उसके जैसा। कह रहा है कितने लोग हैं जो अपनी बॉडी की ऑस्मोलरिटी को आर्टिफिशियली मेंटेन करते हैं। बहुत सारे लोग हो गए, जैसे आप भी तो कर रहे हो आर्टिफिशियली, फैन चल रहा है, आर्टिफिशियल मेंटेन हो रही कि नहीं, आपकी टेम्परेचर कुछ घटेगा कि नहीं। अगर फैन ना चले तो आपको गर्मी ज्यादा लगेगी कि कम, ज्यादा लगेगी। अच्छा, और गर्मी आएगी, एसी चालू हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा, और आप क्या करोगे, अगर मान लो एसी नहीं है तो सुबह नहाते हैं, दोपहर में नहा लेते हैं, शाम को भी नहा लेते हैं, जरूरत पड़ती तो रात को भी नहा के सो जाते हैं, तो मेंटेन होती है। थोड़ी बहुत कूलर चला लेते हैं, है ना। तो ऐसे क्या होता है, हम अपनी ऑस्मोलरिटी को आर्टिफिशियली मेंटेन करते हैं। जिनके पास एसी अवेलेबल है वो एसी चला लेते हैं, कार में भी एसी चला लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, ऑफिस में भी एसी चला लेते हैं, इससे क्या हो जाता है कि ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहती है। पूछा है इन्होंने, देखो क्या बोला गया है। एक एनालोगस एग्जांपल है, सपोज अगर कोई पर्सन अपने लिए बेस्ट टेम्परेचर 25 डिग्री हमेशा चाहता है, तो वो चाहेगा कि ऐसा हमेशा हो। आप बताओ। अच्छा, जो लोग एसी में नहीं रहते वो लोग ज्यादा गर्मी झेलने की पावर रखते हैं, और जो लोग एसी में रहना चालू कर देते हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये मैंने खुद अपने साथ फील किया है। जब हम आप लोग की तरह स्टूडेंट्स थे तो हम एसी में रहते ही नहीं थे, मेरी आदत ही नहीं थी, है ना। अब जब हम इस स्किल पे आ गए तो अब अगर 1 मिनट भी मेरे घर पहुंचने से आधे घंटे पहले मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ तो मेरे घर का एसी आधे घंटे पहले चालू हो जाता है। मतलब गर्मियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आदत ही इतनी गंदी हो गई है। तो क्या हो जाता है, फिर वहां चालू आधे घंटे पहले हो जाता है तब वो चिल्ड हो जाता है, तो उस इन्वायरमेंट में रहने की आदत हो गई। ऑफिस में खराब हो जाता है तो फिर बेचैनी हो जाती है। तो अभी क्या होता है, आपके साथ ऐसा फील नहीं होता ना, मेरे साथ उस समय होता था। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आर्टिफिशियली मेंटेन कर लेता है इंसान। अगर अगर इस हैबिट को चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, तो भी इंसान जिंदा रहेगा, लेकिन तब क्या होगा, थोड़ा पसीना ज्यादा बहेगा, थोड़ा गर्मी ज्यादा बर्दाश्त करनी पड़ेगी, तो भी मेंटेन होगा। तो वही बोल रहा है, इवन स्कॉर्चिंग हॉट, कहता है चाहे जितनी गर्मी हो, तपती, स्कॉर्चिंग का मतलब होता है तपती, चाहे तपती हुई गर्मी हो, चाहे जमा देने वाली ठंडक हो बाहर, फिर भी वो व्यक्ति चाहेगा कि 25 डिग्री मेंटेन हो। अच्छा, अगर मैं इस खुद का एग्जांपल दूं तो मैं चाहूंगा कि मैं हमेशा 25 डिग्री, मुझे मान लो रहने की आदत पड़ गई। अब जब बाहर बहुत सर्दी है तो मुझे हीटर चलाने की आदत पड़ जाएगी सर्दियों में, बोलो तभी तो 25 डिग्री मेंटेन होगा। अगर बाहर बहुत ज्यादा वो है गर्मी, तो मैं एसी चला के रहूंगा। तो वही वो बोल रहा है, कह रहा है देखो कैसे, इट कुड बी अचीव्ड एट होम, कहते घर में, कार में जब ट्रेवल कर रहे हैं, या अब कहीं वर्क प्लेस पर जहां रह रहे हैं, क्या यूज करेगा बंदा, एसी। कब यूज करेगा, समर में। और हीटर कब यूज करेगा, विंटर में। और कितने डिग्री मेंटेन कर लिया। अब आप बताओ, जब जब मैं कंफर्ट जोन पे रहूंगा तो मेरी काम करने की क्षमता ज्यादा रहेगी, वरना मेरा सारा ध्यान पसीना पोंछने में लग जाएगा, सारा ध्यान मुझे अनकंफर्ट फील करने में लग जाएगा। यही कारण है कि चीजों को मेंटेन करने के लिए एसी का प्रयोग किया जाता है ना। अब आगे देखिए, एंड इससे क्या होगा, बोला हर, हिज या हर, कहता कोई मेल हो या फीमेल, उसकी परफॉर्मेंस हमेशा कैसा हो जाएगा, मैक्सिमली मैक्सिमम रहेगी। एंड द वेदर अराउंड हिज और हर, यानी हमेशा क्या, उसकी कह रहा मेल हो या फीमेल हो, जो जिसको ये हैबिट है वो हमेशा चाहेगा या चाहेगी कि 25 डिग्री पे ही वो रहे, ठीक है ना। हियर द पर्सन होम्योस्टेसिस इज अकम्प्लिश्ड नॉट थ्रू द फिजियोलॉजिकल, यहां फिजियोलॉजिकल कंट्रोल नहीं हो रहा है, यहां हमारी बॉडी कंट्रोल नहीं कर रही है, हम कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हमारी बॉडी ने कंट्रोल किया कि हमने आर्टिफिशियली कंट्रोल किया, तो आर्टिफिशियल मीन से कंट्रोल किया।
एंड हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोप अप दिस सिचुएशन। बोलते हैं बाकी लोग क्या करते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जब जंगलों में गर्मी आती है तो जंगलों में भी गर्मी होती है। अब जब जंगलों में गर्मी होती है तो क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग बर्ड देखो चहचहाने लगेगी, बर्ड अर्ली मॉर्निंग माइग्रेट कर जाती है, ठीक है ना। मुर्गियां अर्ली मॉर्निंग बांग देना क्या बोलते हैं ना, बोलना, तो मुर्गियां जल्दी बांग देने लगती हैं। उसी तरह से शिकार के लिए जल्दी शेर वेर निकल जाते हैं कि आज चलो जल्दी से शिकार करके आते हैं, शेरनी को गिफ्ट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाता है, तो जल्दी जल्दी शिकार करके चले आते हैं धूप निकलने से पहले। इसी तरीके से और इवनिंग तक शिकार करते हैं, या तो लेट सेकंड मीटिंग में जाएंगे, यानी कि वो लोग भी अपना वो बदल देते हैं। अच्छा डॉग को देखिए अपने आसपास, गर्मी में डॉग हमेशा गड्ढा खोद देता है मिट्टी में, देखा होगा, और अपने आप को वहां पे गड्ढा खोदेगा तो वहां पे मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में जाके लेट जाता है, पहले इस करवट लेटेगा, फिर देखना इस करवट लेटेगा, इधर का ठंडा हो गया, इधर का भी ठंडा हो गया, तो ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। तो और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नवरत्न क्या होता है तेल लगा लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, डर्मी कूल लगा लेते हैं, है ना। तो कुल 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 मिला के हम लोग भी ठंडा ठंडा कर लेते हैं। लेकिन ये सब आर्टिफिशियल तरीका है कि नेचुरल? जो डॉग कर रहा था वो नेचुरल था, जो हम कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल है, ठीक है। रेगुलेट क्या होता है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, दो चार। एक्चुअली ये टॉपिक हट गया है ना, इसलिए कल कराएंगे इस टॉपिक के क्वेश्चन, मेरे पास पुराने हैं उससे कराएंगे।